नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। और यहाँ पर जो है वो कल हमने यहाँ पर जो छोड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का वीडियो बना के, और सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ पर जो है वो समाप्त कर दिया था। और इसके बाद में कहा था कि वैदिक सभ्यता की हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज यहाँ पर जो है वो वैदिक सभ्यता की हम चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? वैदिक। किसकी चर्चा करेंगे? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की हम बात करेंगे। देखिए क्या हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ी सी कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। अगर बात करें तो वो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। बट उसके विपरीत अगर बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है? ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है। पहले शहरी या नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद में जो है वो वैदिक सभ्यता जैसे है, उसके बाद में जो है वो ग्रामीण सभ्यता हमें देखने को मिलती है वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में जो है वो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर पुरातात्विक जो है वो आदि ऐतिहासिक काल की यहाँ पर होने की वजह से पुरातात्विक साक्ष्य भी यहाँ पर बहुत कम मिलते हैं। और उस वजह से जो है वो यहाँ पर अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग आर्यों की उत्पत्ति या वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति यहाँ पर मानी गई है। आर्यों क्या यहाँ पर जो है वो कहाँ से आए हैं उसके बारे में भी काफ़ी मतभेद है। तो कंप्लीट यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का अगर कार्यकाल हम माने तो वैदिक सभ्यता का कार्यकाल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कब तक देखने को मिलता है? अगर बात करें कार्यकाल की या समय की, तो समय का यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। समय यहाँ पर जो है वो हमें 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कब तक? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बात करें कितने साल यहाँ पर लगभग यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता रही, तो 900 साल यहाँ पर देखने को मिली। 1500 से 600 पे आने में कितने वर्ष लगते हैं? 900 वर्ष। कितने वर्ष? 900 वर्ष। कितने वर्ष? 900 वर्ष। तो आपको पता चल गया 900 वर्ष का गैप है। ऐसा नहीं है कि 1500 से 600 2200 वर्ष हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 900 वर्ष यहाँ पर जो देखने को मिलता है। इसके अलावा बात आती है कि वैदिक सभ्यता जो है वो कैसे मिली, कहाँ है। वैदिक सभ्यता का जो संस्थापक है वो किन्हें माने जाते हैं? तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि आर्यों को यहाँ पर जो है वो वैदिक सभ्यता के संस्थापक या जो है वो निर्माता यहाँ पर माने जाते हैं। किनको माने जाते हैं? आर्यों को। और अगर बात करें यहाँ पर जो है वो वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता किन भागों में बांटा गया? दो भागों में जो है वो पहला है ऋग्वेद और फिर उसके बाद में उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में दो भागों में बांटा गया है। जिसमें अगर बात करें कि ऋग्वेदिक काल तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक यहाँ पर माना गया। और जो सेकंड है उत्तर वैदिक काल का, तो उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर यहाँ पर जो है वो 600 ईसा पूर्व तक यहाँ पर माना गया। चलिए थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल से यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको परिचय यहाँ पर रहने वाला है। परिचय और इसकी यहाँ पर आर्यों की उत्पत्ति, सारी यहाँ पर बातें यहाँ पर डीपली होने वाली है। तो बारीकी से आप नोट डाउन करते रहिए। आपको कुछ नहीं करना। आपको आज यहाँ पर केवल आपको जो है वो मैं यहाँ पर नोट डाल के जो उतराऊँगा वो आपको वैसे के वैसे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पर करना है, उतारना है, याद करना है, माइंड में बैठाना है, सब कुछ करना है। चलिए स्टार्टिंग से हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर बात करें कि यहाँ पर जो है वो बात करते हैं पॉइंट, यहाँ पर फर्स्ट डालिए, कैसे भी डालिए, जैसे कुछ लिखना है वैसे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अगर बात करें यहाँ पर जो है वो वैदिक सभ्यता के साक्ष्य के बारे में, तो वैदिक सभ्यता के साक्ष्य हमें क्या देखने को मिलते हैं? वैदिक सभ्यता के साक्ष्य पुरातात्विक अवशेष बहुत कम मिले हैं। क्या मिले हैं? पुरातात्विक जो अवशेष मिले हैं वो बहुत कम मिले हैं। अब इसके बाद में बात करें कि जो अवशेष या साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो हमारा जो मुख्य रूप से जो है वो इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता के साक्ष्य
वैदिक सभ्यता के साक्ष्य मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से कहाँ से मिलते हैं? वैदिक साहित्य से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? वैदिक साहित्य से हम यहाँ पर मिलते हैं। किसके साक्ष्य जो है वो वैदिक सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जो है वो वैदिक साहित्य से हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें वैदिक साहित्य में क्या है, तो वैदिक साहित्य में क्या देखने को मिलता है? वैदिक, देखिए दोस्तों पूरा आपको नोट डाउन उतारना है, पॉइंट टू पॉइंट, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। आज लिखाने का काम है, सब कुछ आपको है समझाने का, काफ़ी हमारी थोड़ी सी बेसिक यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो इसलिए सभी को उतारना है, जरूरी है आपको। तो क्या है? वैदिक साहित्य में वेदों के बारे में बताया गया है। किनके बारे में बताया गया है? वेदों के बारे में बताया गया है। किनके बारे में? वेदों के बारे में यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगर बात करें वैदिक सभ्यता के साक्ष्य हमें किससे मिलते हैं? वैदिक साहित्य से मिलते हैं। पुरातात्विक अवशेष जो है वो यहाँ पर बहुत कम मिलते हैं। बात करें आगे, तो वैदिक साहित्य, यहाँ पर वैदिक साहित्य में क्या, किनके बारे में बताया गया है? वेदों के बारे में बताया गया है। वेद शब्द विद धातु से बना है। विद धातु संस्कृत शब्द से बना है, तो संस्कृत शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना। क्या है? जानना। क्या होता है? जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। अगर बात करें कि यहाँ पर वैदिक साहित्य का जो है वो यहाँ पर रचना किनके द्वारा की गई, बात करते हैं किनके द्वारा की गई है? वैदिक साहित्य की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है। किनके द्वारा? देवताओं के द्वारा। विद धातु का अर्थ होता है जानना। अगर बात करें, आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या देखने को मिलता है? अगर बात करें देवताओं के द्वारा वेदों की रचना की गई। किनकी रचना की? वेदों की रचना की गई। किनके द्वारा किया गया? वेदों के द्वारा, देवताओं के द्वारा वेदों की रचना करने के कारण, वेदों की रचना करने के कारण क्या कहा गया? अपौरुषेय। क्या कहा गया? अपौरुषेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा गया। तो गाइस ये सभी जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सभी आपको अच्छे से याद करना है। देवताओं के द्वारा रचना की गई है। किनकी? वेदों की देवताओं के द्वारा रचना की गई है, इसलिए अपौरुषेय कहा गया। अगर बात करें यह सामान्य व्यक्तियों के द्वारा, क्या यह सामान्य मानव के द्वारा या पुरुष के द्वारा, क्या सामान्य मानव या पुरुष के द्वारा रचना नहीं की गई। इसके अलावा बात करते हैं कि यहाँ पर वेदों का यहाँ पर जो संकलन किया गया, देखिए क्वेश्चन आ सकता है वेदों का रचना किसके द्वारा की गई, तो वेदों का यहाँ पर जो है वो रचना
देवताओं के द्वारा की गई, मानव के द्वारा नहीं की गई। अगर बात करें वेदों का संकलन किनके द्वारा किया गया, तो वो बात करते हैं वेदों का संकलन हमारे किनके द्वारा किया गया। वेदों का संकलन जो है वो हमारे महर्षि द्वैपायन के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? महर्षि द्वैपायन के द्वारा। तो वेदों का संकलन महर्षि किनके द्वारा? महर्षि द्वैपायन के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया? महर्षि द्वैपायन के द्वारा किया गया। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि महर्षि द्वैपायन का पूरा नाम, तो महर्षि यहाँ पर बात करें महर्षि द्वैपायन का पूरा नाम, इनका पूरा नाम क्या था? अगर बात करें तो इनका नाम था, क्या था? महर्षि कृष्ण वेदव्यास। क्या नाम था? महर्षि कृष्ण वेदव्यास था है। तो गाइस ये सभी जो है वो नोट डाउन करके लिखना है आपको। क्या नाम है पूरा? महर्षि कृष्ण वेदव्यास है। तो इनका वेदों का संकलन किनके द्वारा किया गया? वेदों का संकलन जो है वो यहाँ पर इनके द्वारा किया गया, महर्षि कृष्ण वेदव्यास के द्वारा। इसके आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है। तो इसके अलावा देखिए, वापस से मैं आपका एक बार यहाँ पर मिटाने से पहले एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो वैदिक सभ्यता के साक्ष्य पुरातात्विक अवशेष जो है वो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि आदि ऐतिहासिक काल का यह सभ्यता मानी गई है। तो आदि ऐतिहासिक काल में काफ़ी पुरातात्विक साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं, लिखित साक्ष्य तो मिलते ही नहीं है। अब इसके बाद में बात करें कि वैदिक सभ्यता के साक्ष्य जो मुख्य रूप से किसमें से लिए गए, किसमें देखने को मिले, तो वैदिक साहित्य के जो साक्ष्य है वो वैदिक साहित्य से यहाँ पर लिए गए या माने जाते हैं कि यहाँ पर जो है वैदिक साहित्य सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा बात करें कि वैदिक साहित्य में क्या है। वैदिक साहित्य में वेदों के बारे में बताया गया है, और वेद शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। विद धातु का अर्थ होता है, विद का अर्थ होता है जानना, और जानने से यहाँ पर रिलेट होता है कि देवताओं के द्वारा जो है वो वेदों की रचना की गई, और क्या कहा गया? पुरुष है कहा जाता है। और इसके अलावा बात करें कि यह देवताओं के द्वारा यहाँ पर रचना की गई, यह सामान्य मानव या पुरुष के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई है। इसके अलावा बात करें कि वेदों का संकलन किनके द्वारा किया गया, तो वेदों का संकलन महर्षि द्वैपायन के द्वारा किया गया। अगर पूरा नाम की बात करें तो महर्षि कृष्ण वेद व्यास के द्वारा किया गया। तो यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है। इसके बाद में हम इसको मिटाते हैं और आगे बात करते हैं। तो ये सभी जो है वो नोट डाउन आप कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है। तो वेदों को यहाँ पर जो है आगे यहाँ पर समय यहाँ पर रख लेता हूँ। इसके अलावा बात करें आगे यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर डाल के और आगे क्या लिखना है। अगर बात करें तो यहाँ पर वेदों को सुनने के कारण, वेदों को क्या सुनने के कारण क्या कहा गया? श्रुति कहा गया। क्या कहा गया? श्रुति कहा गया। किसके कारण? वेदों को सुनने के कारण श्रुति कहा गया। अगर बात करें यहाँ पर याद करने के कारण, तो वेदों को
याद करने के कारण क्या कहा गया? स्मृति। क्या कहा गया? स्मृति कहा गया। क्या कहा गया? स्मृति कहा गया। अगर इसके आगे यहाँ पर बात करें तो वेदों को जो है श्लोकों में क्रमबद्धता के कारण क्या कहा गया? संहिता कहा गया। तो वेदों के श्लोकों को क्रमबद्ध करने के कारण इसे क्या कहा गया? इसे कारण संहिता कहा गया। क्या कहा गया? संहिता कहा गया। तो पहला हमारा आता है वेदों को सुनने के कारण श्रुति कहा गया, और जो है वेदों को याद करने के कारण स्मृति कहा गया, और अगर बात करें वेदों के श्लोकों को क्रमबद्ध करने के कारण संहिता कहा गया। इसके अलावा अगर बात करें हम तो यहाँ पर सबसे पहले और जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर वैदिक काल के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आपसे करते हैं कि वैदिक काल कितने भागों में बांटा गया। तो वैदिक काल यहाँ पर नोट डाल लीजिएगा। यहाँ पर वैदिक काल, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अगर बात करते हैं यहाँ पर वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो 2 भाग कौन कौन से हैं? चलिए वो बात करते हैं। पहला भाग की अगर बात करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? ऋग्वैदिक काल। क्या देखने को मिलता है? ऋग्वैदिक काल। अगर बात करें सेकंड की तो हमें यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल देखने को मिलता है। तो क्या देखने को मिलता है? ऋग्वैदिक काल। क्या देखने को मिला? ऋग्वैदिक काल। अगर बात करें सेकंड की तो उत्तर वैदिक काल। क्या देखने को मिला? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगर समय की बात करें कि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल का समय क्या रहा, तो समय यहाँ पर जो देखने को मिला 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्या देखने को मिला? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व यहाँ पर देखने को मिला। उत्तर वैदिक की बात करें तो उत्तर वैदिक की यहाँ पर जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्या देखने को मिला? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमें यहाँ पर जो है वो कहाँ क्या देखने को मिला? उत्तर वैदिक काल देखने को मिला। अगर बात करें यहाँ पर ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में किन किन वेदों के बारे में, अब आपको पता ही चल गया कि यहाँ पर वैदिक साहित्य की यहाँ पर जो है वो जानकारी मिलती है, वैदिक साहित्य में जानकारी मिलती है। अगर बात करें यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में कौन सा वो आता है, वैदिक काल कौन सा आता है? तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में हम यहाँ पर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? इसके बाद में अगर यहाँ पर वेदों की बात करें तो वेदों के बारे में चर्चा किया था कि वेद यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो है वो यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 यहाँ पर वेद यहाँ पर माने गए हैं। चारों वेदों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता में अगर बात करें प्रथम कौन सा वेद है जिसकी यहाँ पर जो है वो बात करेंगे ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में कौन सा वेद था? तो ऋग्वैदिक काल में क्या था? ऋग्वेद। क्या देखने को मिला? ऋग्वेद हम यहाँ पर देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में यहाँ पर ऋग्वेद यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे पुराना अगर वेद की बात करें तो ऋग्वेद यहाँ पर माना जाता है।
और सबसे नया अगर वेद की बात करें तो अथर्ववेद यहाँ पर माना गया है। अगर बात करें यहाँ पर इसके बाद में कि उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से वेद के बारे में चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, क्या यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की हम किस में बात करेंगे, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में बात करेंगे। तो चारों वेदों की बात करेंगे, जिसमें अगर बात करें ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की बात करेंगे, ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की ही यहाँ पर जो है वो यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसमें यही आता है। उत्तर वैदिक काल में हमें 3 वेद यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है वो और क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, अब यहाँ पर इसके आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले जो है वो आपको मैं बता देता हूँ, वापस से एक बार रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो वेदों को सुनने के कारण यहाँ पर श्रुति कहा गया, क्या कहा गया, श्रुति कहा गया। और वेदों को याद करने के कारण स्मृति कहा गया। और अगर बात करें वेदों को, श्लोकों को क्रमबद्ध करने के कारण संहिता कहा गया। अगर इसके आगे चलते हैं, वेदों की सभ्यता, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का यहाँ पर जो है समय यहाँ पर जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया, और 1000 ईसा पूर्व से यहाँ पर 600 ईसा पूर्व किसका माना गया, उत्तर वैदिक काल का। यहाँ पर वेदों की चर्चा करें तो वेद यहाँ पर 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें से अगर बात करें तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में जो है वो ऋग्वेद यहाँ पर जो देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पुराने की बात करें तो ऋग्वेद है। और उत्तर वैदिक काल में अगर सबसे जो है वो वैदिक सभ्यता में अगर बात करें सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना हमारे यहाँ पर ऋग्वेद है और सबसे नया यहाँ पर अथर्ववेद है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें चर्चा हो गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर जो है वो और क्या देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर जो है वो बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ऋग्वेदिक के संस्थापक कौन है। ऋग्वेदिक के जो है संस्थापक के साथ साथ में सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे, और उसके यहाँ पर जो है वो सभी इतिहासकारों के द्वारा क्या यहाँ पर आर्य की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है, वो सारी चर्चा हम करेंगे। इसके बारे में अगर बात करें आगे, तो आगे हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें वैदिक सभ्यता में कौन देखने को मिलता है, वैदिक सभ्यता में आर्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आर्यों के बारे में, विस्तार के बारे में, कहाँ से आए, तो वो सभी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आर्य को यहाँ पर जो है वो उत्तरी ध्रुव से भी माना गया है कि उत्तरी ध्रुव से भी यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलता है ब्रह्माश्री यहाँ पर देश से भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ से, ब्रह्माश्री देश से भी यहाँ पर देखने को मिलता है। मध्य जो है वो एशिया से भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ से देखने को मिलता है, मध्य एशिया से। सप्त सिंधु से भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि मध्य यहाँ पर जो है वो आर्य अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग जगह से माना जाता है। बट सबसे पहले चर्चा करते हैं कि वैदिक सभ्यता के यहाँ पर जो है वो संस्थापक कौन है। तो वैदिक, नोट डाल के यहाँ पर लिखिएगा, वैदिक सभ्यता के संस्थापक या निर्माता कौन थे, किसको माना गया, आर्यों को माना गया। किनको माना गया, आर्यों को माना, किनको माना गया, आर्यों को माना गया। अगर इसके आगे बढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता के संस्थापक निर्माता आर्यों को माना गया। अगर बात करें यहाँ पर कि आर्य क्या है, आर्य यहाँ पर जो है वो भाषा सूचक शब्द है। क्या है, आर्य भाषा सूचक शब्द है, जाति सूचक नहीं। तो यहाँ पर आर्य जो शब्द है वो भाषा सूचक शब्द है,
जाति सूचक शब्द यहाँ पर जो है वो नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर जो है वो वैदिक सभ्यता के बारे में और क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर आर्य की जो है वो आर्य क्या माने जाते हैं। आर्य अपने आप को, आर्य शब्द का अर्थ, आर्य शब्द का अर्थ क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर आर्य शब्द का अर्थ उत्तम यहाँ पर देखने को मिलता है और इसके अलावा श्रेष्ठ यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। अगर इसके अलावा बात करें, इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, उच्च वर्ग में उत्पन्न, क्या देखने को मिलता है, उच्च वर्ग में उत्पन्न। तो आर्य अपने आप को उच्च यहाँ पर मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे, उच्च वर्ग में उत्पन्न वंश यहाँ पर मानते थे। तो यहाँ पर आर्य शब्द का अर्थ आपको मैंने बताया। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो है वो इसकी आर्यों की उत्पत्ति के बारे में, तो आर्यों की उत्पत्ति के बारे में हम जानते हैं। किन के बारे में, आर्यों की उत्पत्ति के बारे में। तो पूरा यहाँ पर जो है वो अब डिटेल से बताएंगे कि कौन कौन से इतिहासकार के द्वारा आर्यों की उत्पत्ति अलग अलग जगह से बताया, मध्य एशिया से बताया गया, और अगर बात करें यहाँ पर सप्त सैंधव से बताया गया, ब्रह्मश्री देश से बताया गया। काफ़ी इतिहासकारों के अलग अलग मत है, वो सभी यहाँ पर जो है वो चर्चा करेंगे। यहाँ पर कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर डाल लीजिएगा कि आर्य शब्द, आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत, संस्कृत भाषा थी। अब यहाँ पर ये सभी नोट डाउन करने के बाद में वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे, आर्यों को माना गया। आर्य भाषा सूचक शब्द है, जाति सूचक नहीं है। इसके अलावा आर्य शब्द का अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ, उच्च वर्ग में यहाँ पर उत्पन्न। और आर्य की भाषा, आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत मानी गई है। इसके अलावा बात करेंगे अब यहाँ पर जो है वो हम बात करेंगे कि आर्यों की यहाँ पर जो है वो उत्पत्ति कहाँ कहाँ से मानी गई है, कौन कौन से इतिहासकारों के द्वारा क्या क्या यहाँ पर बताया गया है, वो सारी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों पहले ही कहना चाहूँगा कि जो है वो यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्यों के अभाव में यहाँ पर जो है वो सभी इतिहासकारों के अलग अलग मत है, तो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग मतभेद यहाँ पर देखने को मिलता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट या फिर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किन किन इतिहासकारों के बारे में यहाँ पर जो है वो पूछा जा सकता है, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आर्य की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या यहाँ पर जानने को मिलता है, तो बात करें आर्यों की उत्पत्ति, तो आर्यों की उत्पत्ति क्या कहाँ कहाँ से माना गया, वो चलिए बात करते हैं। पहले इतिहासकार के बारे में हम जानते हैं सबसे पहले कि पहले इतिहासकार कौन रहे, तो यहाँ पर कौन रहे, पहले रहे अपूर्णानंद, अपूर्णानंद। इसके अलावा यहाँ पर रहते हैं, इसके अलावा रहते हैं अविनाश, अविनाश चंद्र, अविनाश चंद्र, जिनके द्वारा अगर बात करें तो यहाँ पर आर्य की उत्पत्ति क्या मानी गई है, आर्य की उत्पत्ति यहाँ पर सप्त सैंधव यहाँ पर मानी गई है। क्या मानी गई है, सैंधव, सप्त सैंधव यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। अगर बात करें सेकंड इतिहासकार की, तो सेकंड इतिहासकार हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, सेकंड इतिहासकार के द्वारा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो गंगा नाथ झा या ओझा, ओझा या झा, इनके द्वारा क्या देखने को मिलता है, गंगानाथ ओझा के द्वारा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ब्रह्माश्री यहाँ पर देश से उत्पत्ति यहाँ पर जो है वो आर्यों की यहाँ पर मानी गई है। तो आर्यों की उत्पत्ति के बारे में गंगानाथ ओझा के द्वारा ब्रह्माश्री देश से यहाँ पर बताया गया है।
इसके अलावा बात करें यहाँ पर किसकी, इसके बारे तीसरा इतिहासकार कौन है, उनके द्वारा जो है वो यहाँ पर किसके द्वारा, यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार क्या यहाँ पर माना गया, महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बताया गया तिब्बत, क्या बताया गया, तिब्बत को यहाँ पर जो है वो आर्यों का यहाँ पर उत्पत्ति यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा बात करें तीसरा, तो तीसरा हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो तीसरा हमें यहाँ पर जो है वो बात करें यहाँ पर तीसरे यहाँ पर जो है वो किन के बारे में चर्चा करते हैं, तीसरा हमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिला, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहाँ पर क्या बताया गया कि आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आर्यों की उत्पत्ति यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से यहाँ पर मानी गई है, कहाँ से, उत्तरी ध्रुव से, कहाँ से मानी गई है, उत्तरी ध्रुव से हम यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें यहाँ पर जो चौथा पॉइंट था, ये पांचवा पॉइंट अगर बात करें तो पांचवा पॉइंट हमारा जो है वो आखिरी यहाँ पर लेते हैं, तो आखिरी हमें यहाँ पर जो देखने को मिलता है मैक मोशन के द्वारा यहाँ पर जो है वो मध्य एशिया, क्या यहाँ पर बताया गया, मध्य एशिया बताया गया। तो सभी यहाँ पर 5 इतिहासकार जो मोस्टली यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है 5 इतिहासकार यहाँ पर बताए गए, क्या क्या बात करें, तो यहाँ पर अपूर्णानंद और यहाँ पर अविनाश चंद्र के द्वारा जो है सप्त सिंधु के यहाँ पर सप्त सिंधु को यहाँ पर क्या बताया गया, सप्त सिंधु को आर्य की उत्पत्ति यहाँ पर बताया गया। और अगर बात करें सेकंड की तो गंगानाथ ओझा के द्वारा यहाँ पर महर्षि देश से यहाँ पर ब्रह्मश्री देश से यहाँ पर बताया गया। इसके अलावा बात करें महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पर तिब्बत से यहाँ पर बताया गया। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उत्तरी ध्रुव से यहाँ पर इनकी उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद में मैक मोशन जो है वो मध्य एशिया से यहाँ पर बताया गया। तो सबसे सटीक यहाँ पर जो है वो सभी इतिहासकार यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो सर्वाधिक उपयुक्त अगर बात करें सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पर मत यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पर मध्य एशिया के यहाँ पर मैक मोशन के द्वारा यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उनके द्वारा यहाँ पर ये सटीक यहाँ पर जो है वो आंसर देखने को मिलता है, या सटीक यहाँ पर जो है वो मध्य एशिया यहाँ पर जो है वो आर्यों की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सभी ज़्यादातर मतों के अनुसार मैक मोशन को यहाँ पर सही बताया गया है। क्या बताया गया है, सही बताया गया है। ज़्यादातर मत यहाँ पर जो है वो मैक मोशन की तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है कि आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मध्य एशिया से हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आर्य की उत्पत्ति के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे चुका हूँ गाइस। अब यहाँ पर जो है वो कल की क्लास में जो है वो हम बात करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले जो है वो ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की हम चर्चा करेंगे, ऋग्वेद के बारे में हम संपूर्ण यहाँ पर चर्चा करेंगे। जाते जाते आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि अगर यहाँ पर वैदिक सभ्यता के अगर साक्ष्य यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं, अभिलेख यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं वैदिक सभ्यता के, तो यहाँ पर भोजकोई अभिलेख यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। ज़्यादातर अभिलेख भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर भोजकोई अभिलेख में यहाँ पर जो है वो वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा की गई है। तो भोजकोई अभिलेख के बारे में यहाँ पर जो है वो चर्चा करते हैं। भोजकोई अभिलेख जो है वो हमें यहाँ पर 1400 ईसा पूर्व में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसमें यहाँ पर जो है वो वैदिक सभ्यता के बारे में काफ़ी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर जाते जाते क्लास को एंड करते करते हम यहाँ पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं।
तो अगर बात करें अभिलेखों के बारे में, तो आर्यों की उत्पत्ति या वैदिक साहित्य की जो है वो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर वैदिक साहित्य नहीं छोड़ के आर्यों की यहाँ पर उत्पत्ति के बारे में, आर्यों की उत्पत्ति के बारे में के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? भोजक कोई अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? भोजक कोई अभिलेख से हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर कहाँ से यहाँ पर जो है वो ये भोजक कोई अभिलेख कहाँ पर है, वो कहाँ से यहाँ पर मिलता है, तो वह यहाँ पर जो है वो कहाँ से देखने को मिलता है? पश्चिमी एशिया से हमें यहाँ पर जो है वो भोजक कोई अभिलेख देखने को मिलता है। अगर वर्तमान की बात करें या आधुनिक काल की, तो वर्तमान में कहाँ पर है? तुर्की में यहाँ पर जो है वो जगह यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वर्तमान में जो है वो भोजक कोई अभिलेख तुर्की में यहाँ पर मिला है। अगर बात करें यहाँ पर कि इसमें क्या और यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसमें यहाँ पर कब के बारे में कब यहाँ पर देखने को मिला, तो 1400 ईसा पूर्व में यहाँ पर जो है वो भोजक कोई अभिलेख यहाँ पर जो देखने को मिला। अगर बात करें खोज के बारे में, तो खोज कब की गई, तो खोज यहाँ पर जो है वो 1907 में ह्यूग्यो के यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर खोज यहाँ पर 1907 में ह्यूग्यो के यहाँ पर जो है वो द्वारा यहाँ पर खोज की गई है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है, तो तुर्की में हमें यहाँ पर 1400 ईसा पूर्व में हमें यहाँ पर इसकी खोज यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर 4 देवताओं के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। इसमें क्या देखने को मिलती है? 4 देवताओं की यहाँ पर जानकारी मिलती है। फर्स्ट देवता की अगर बात करें तो यहाँ पर इंद्र यहाँ पर देखने को मिलता है। सेकंड देवता की बात करें तो वरुण यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। थर्ड की हम यहाँ पर बात करें, तीसरा जो है वो हमें मित्र यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। क्या? मित्र। और अगर लास्ट की बात करें तो नासत्य क्या देखने को मिलता है? नासत्य यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये सभी डिटेल हमें यहाँ पर कहाँ से मिलती है? भोजक कोई अभिलेख से 1907 में यहाँ पर खोज की गई, ह्यूग्यो के द्वारा यहाँ पर खोज की। वर्तमान में तुर्की में है, मध्य एशिया में यहाँ पर पहले मिला है। 1400 ईसा पूर्व में यहाँ पर जो है वो इसकी खोज की गई है। यहाँ पर 1400 ईसा पूर्व का ये माना जाता है। समझ जाऊंगा 1400 ईसा पूर्व का ही माना जाता है। तो फिलहाल गाइस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। कल जो है वो आपको यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के ऋग्वेद के बारे में यहाँ पर चर्चा दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे रिलेटिव कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगली क्लास में जो है वो आपको इसका आंसर जरूर दे दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर वीडियो को एंड करते हुए सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा और वीडियो को एंड करना चाहूँगा।